फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा जाता है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सही है और आने वाले समय में गवर्नमेंट और भी सारे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करेगा और उनके जो नंबर्स हैं उनको घटा के 4 कर देगा। ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्यों कहा? क्या गवर्नमेंट का सच में ऐसा कुछ प्लान है? साथ ही साथ यहीं पर जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं वो कहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है और एक बार फिर से एस्पायरेंट्स और बैंकर्स के मन में फिर से प्राइवेटाइजेशन वाली बात आ जाती है, कहीं इसका प्राइवेटाइजेशन से कोई लेना देना तो नहीं है। लेकिन आपको बता दूं आईबीपीएस क्लरिकल का प्राइवेटाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है तो वो सिर्फ लोकल रीजनल लैंग्वेज की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। हालांकि कुछ टाइम बाद जब इशूज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो इस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल सेक्रेटरी की जो बात है वो गौर करने वाली है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपसे मैं डिस्कस करने आया हुआ हूँ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के हम लोग क्या क्या आउटकम्स निकाल सकते हैं। आपको पता है काफ़ी सारे स्टेक सेल्स का अप्रूवल दिया गया है, तो उसका बैंक प्राइवेटाइजेशन से क्या लेना देना और बैंक प्राइवेटाइजेशन के जो स्टेक सेल अप्रूवल्स हैं उन पर क्या क्या डिसीजंस उसमें लिए गए हैं। साथ ही साथ जो मानसून सेशन आने वाला है जिसमें काफ़ी सारे बिल्स लिस्टेड हैं, तो क्या उसमें बैंकिंग एंड एक्विजिशन ट्रांसफ़र एक्ट लिस्टेड है और क्या इस एक्ट में कुछ भी अमेंडमेंट इस मानसून सेशन में किया जाएगा। दोस्तों तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो मेरे साथ। बात करते हैं सबसे पहले तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मीटिंग थी उसमें जो आउटकम निकल कर आया है स्टेक सेल अप्रूवल का, तो उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे जो पीएससीज और पीएसयूज प्राइवेटाइज्ड किए जाने हैं, लगभग 14-15 संख्या है उनके स्टेक सेल को अप्रूवल दिया गया था इस कमेटी में। और साथ ही साथ जो भी बिडर्स हैं, उनके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ढूंढने के लिए बात हुई थी और जो इनकी वैल्यू है, जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलेगा, इन सभी की वैल्यूज़ को निकालने के चलते इस मीटिंग में इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एलआईसी के आईपीओ के बारे में जो मेन डिस्कशन था वो ये था कि एलआईसी का आईपीओ गवर्नमेंट लेकर आएगा और वो कितना स्टेक जो गवर्नमेंट है अपना एलआईसी से डाइल्यूट करेगी, इस बात पे चर्चा हुई थी। इसी के चलते एसबीआई कैप और डिलॉयट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि वो एलआईसी की जो भी फाइनल वैल्यू है उसको वो कैलकुलेट करें, प्रॉफिट को इंक्लूड करके, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कितना % अपना स्टेक डाइल्यूट करके बीएसई में लिस्टिंग करेगी एलआईसी की। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इस कमेटी में, इस मीटिंग में बैंक प्राइवेटाइजेशन से संबंधित कोई भी न्यूज़ निकल कर नहीं आई कि अभी तक इस बैंक का नाम है या इस बैंक का। देखिए हमें पता था इंडियन ओवरसीज़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम निकल कर आया था, और वो जो नाम निकल कर आया था वो मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू निकल कर आया था, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मीटिंग थी, इसमें 2 बैंकों के जो प्राइवेटाइजेशन की बात थी वो क्यों नहीं चली। तो देखिए उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि एलआईसी का आईपीओ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है एलआईसी के आईपीओ से और 2 बैंक से और जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इसके स्टेक सेल से जो इनका टारगेट है वो 1 लाख करोड़ का है। और अब पहले ये देखना पड़ेगा कि एलआईसी के आईपीओ से गवर्नमेंट का कितना टारगेट पूरा होता है और उसके बाद जो बैंक्स की वैल्यू है वो क्या निकल कर आती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। साथ ही साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है अब ये अमेंड होगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करे और उसके बाद फिर उन बैंक्स के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे जिसमें उनको अपना जो शेयर है उसको डाइल्यूट करना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मन में डाउट हैं, जैसा कि रिसर्च एजेंसीज़ ने भी कहा था कि इतना आसान गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग राइट्स की बात आती है कि 10% शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं, तो एक तरीके से ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बैंक्स का गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगा उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ बैंक्स में गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूजन करी थी और कुछ बैंक्स में गवर्नमेंट ने नहीं करी थी। और जिन बैंक्स में भी कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ने करी है वो प्राइवेटाइज्ड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट बैंक्स को चूज़ करेगा प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो जब उसकी क्लीन वैल्यू निकाली जाएगी, भले ही वो बैड बैंक में जितना भी उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको ट्रांसफ़र करें, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी
उसमें भी गवर्नमेंट को कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। तो अब कोई गवर्नमेंट ऐसा बिडर ढूंढता है जो कैपिटल इन्फ्यूजन भी करता है और गवर्नमेंट के शेयर परचेस करता है, या फिर कोई एक मिडिल एजेंसी आती है जो कि कैपिटल इन्फ्यूजन करके बैंक्स की जो बुक वैल्यू हैं, प्रॉफिट वैल्यूज़ हैं, उनको अच्छा कर देती है और साथ ही साथ जब शेयर बिकता है उसमें अपनी वो साझेदारी रखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर्डल्स हैं, जो रिसर्च एजेंसीज अलग अलग बता रही हैं, जो गवर्नमेंट के सामने प्राइवेटाइजेशन से संबंधित आ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मॉनसून सेशन की। तो मॉनसून सेशन में टोटल 17 बिल्स लिस्टेड हैं। आप लोग लोकसभा की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से बिल्स लिस्टेड हैं, लेकिन बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की बात नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस पर संशोधन किए जा सकते हैं, ऐसा सोर्सेज ने बताया है। सोर्सेज के थ्रू कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया जा सकता है या रिपील किया जा सकता है, जिसके बाद जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है उस पर फाइनल मोहर गवर्नमेंट की तरफ से लग सकती है दोस्तों। तो अभी ये जो मानसून सेशन आने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था आपसे कि एक बार मानसून सेशन अगर ख़त्म हो जाता है तो जो गवर्नमेंट का बैंक प्राइवेटाइजेशन का प्लान है इसमें बहुत ज़्यादा देरी आ सकती है, क्योंकि अभी अभी IDBI का जो स्टेक सेल का अप्रूवल है गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी है, CCA ने उसको मंजूरी दी है, लेकिन उसके बिडर्स और उसके इन्वेस्टर्स अभी तक नहीं मिले हैं। और जो 2 बैंक जो गवर्नमेंट अभी अनाउंस किए नहीं हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अभी अमेंड नहीं हुई है, तो इन सभी एक्ट्स में और इन सभी प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। और जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का नंबर है वो आने वाले समय में देखना होगा कि गवर्नमेंट, भाई पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट फंस सकती है इसमें अगर टाइमली चीज़ें नहीं होती हैं, अगर कोई टेक्निकल पेच इसमें नहीं फंसते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को आने वाले समय में अभी बहुत टाइम लगने वाला है बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने में दोस्तों। फाइनेंस सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को हम लोग कितना ज़्यादा वैलिड मान सकते हैं? उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होंगे। देखिए, ये उनके पर्सनल व्यूज़ थे और जो उन्होंने बोले हैं वो इस बात को लेकर बोले हैं, जब लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैक्सिमम ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रहेंगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अगर हम 1% भी इसमें सच्चाई माने तो ऐसा आगे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक बार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देता है और उससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता है, और जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट अगर पूरे करती है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो वो रिपील हो जाएगी, अमेंड हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट को फ़ायदा दिखता है तो गवर्नमेंट आने वाले समय में ऐसा कर सकती है कि वो बैंक की संख्या को और ज़्यादा रिड्यूस करे और उसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैक्सिमम 4 वाली कैटेगरी में लेकर आ जाए। तो इस बात में सिर्फ 1% सच्चाई है दोस्तों, बाकी इस बात की कोई वैलिड नहीं है, ये उनके अपने पर्सनल व्यूज़ थे। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों, आपके कोई भी सजेशंस अगर हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, उन सजेशंस को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचा सकता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।